CNN के संग ईद स्पेशल में हमारे आज के मेहमान हैं कोरोना का मुकाबला करने वाले फ्रंट लाइन हीरो डॉक्टर जावेद अकरम। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़े उनके घर पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ है सर। बहुत आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी, आपके तमाम टीम को भी और तमाम आपके देखने सुनने वालों को भी अल्लाह ताला करे कि ये ईद सब के लिए, मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत मुबारक हो। स्पेशली ये बाइस बने इस आफत की, इस निजात का। अल्लाह करे कि ये जो वायरस की सूरत में हम पे नाज़िल हुई है, कोरोना की जो नई लहर आई है, इसकी वजह से पाकिस्तान में सूरत-ए-हाल खासी गंभीर होती चली जा रही है। अगर खुदा न खास्ता मज़ीद अबतर सूरत-ए-हाल हुई तो क्या पाकिस्तान इससे निमटने की इस्तेदाद और सलाहियत रखता है? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन बिल्कुल सलाहियत नहीं रखता। और कोई भी दुनिया का मुल्क ने भी सलाहियत नहीं थी रखी, चाहे वो अमेरिका था, चाहे यूके था। और ये जो अभी जिस लहर की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा विरुलेंट है, यानी कि इसमें शरह अमवात भी ज़्यादा हैं और ये लग भी ज़्यादा रही है। और इसकी वजह बुनियादी तौर पे वायरस का साख्त बदलना है। ख़तरा ये है कि अल्लाह ना करे कि ये मज़ीद म्यूटेट करे, या हम इंडियन जो स्ट्रेन है डबल म्यूटेंट वो यहाँ आए। इसलिए जो हमें करना चाहिए था हम बतौर एक इंसान के, वो ये था कि क्योंकि इसने अपने आप को ज़्यादा पावरफुल कर लिया, तो हमें अपने जो प्रिवेंटिव या हिफाजती इक़दाम थे वो भी डबल या 3 गुना ज़्यादा कर लेने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर, जिस तरह ये तेज़ी से म्यूटेट कर रहा है, अपनी शक्ल चेंज कर रहा है, तो मुस्तकबिल में क्या देखते हैं कि हम इससे जान छुड़वा पाएंगे या नहीं? देखें भट्टी साहब, इसको मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर कहता हूँ। किसी भी चीज़ से अगर आपके 35-40 लाख लोग मर जाएं दुनिया में, तो इतनी तो किसी वर्ल्ड वॉर में नहीं थे मरे। तो आइंदा भी प्रेडिक्शन ये है कि अगले 100 साल में भी अगर 10 लाख या 20 लाख लोगों ने मरना है, तो वो किसी बॉम्ब या मिसाइल से नहीं मरेंगे, वो किसी जरासीम से मरेंगे या वायरस से मरेंगे। तो इसलिए जो मुल्क हैं उनको अपनी तरजीहात रीअलाइन करनी पड़ेंगी। मकसद तो लीडर्स का ये है ना कि लोगों की जानें बचाना। तो जब बॉम्बों की थ्रेट कम है और इन चीज़ों की थ्रेट ज़्यादा है, तो इन पे ही वसाइल खर्चने चाहिए। और मैं ये देख रहा हूँ कि आइंदा इस वबा का अभी कम से कम ख़ात्मा इंशाअल्लाह ताला होगा, लेकिन 4 से 5 साल कहीं नहीं गए। और वो इसका जो नेचुरल एक कोर्स होगा ख़त्म होने का, वो होगा कि जब हम 75 से 80% लोगों को अफेक्टिवली वैक्सीनेट कर लेंगे, तब हम हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर लेंगे। और हर्ड इम्यूनिटी का फ़ायदा ये है कि इसकी जो ट्रांसमिशन है वो रुक जाएगी। हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो इससे निमटने में किस हद तक सक्सेसफुल रहा है? देखें, जितना हमारा फ़ाल था उसने अपना बहुत काम किया। बहुत डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पैरामेडिकल ने कुर्बानियाँ दी, ब्यूरोक्रेसी ने बहुत काम किया, पॉलिटिशियंस ने भी बहुत लीडरशिप दी। देखें, हमने एक अच्छी रिस्पांस दी, इंडिया से बहुत बेहतर रिस्पांस दी हमने। और मैं समझता हूँ कि जितना हम खर्च रहे हैं उस हिसाब से रिटर्न बहुत अच्छी आ गई। असल में तो हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम को ही अपग्रेड होना पड़ेगा आइंदा के लिए। उस पर हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब वो परसेंटेज वाइज तो हम 0.7% पे खड़े हैं अभी, इंडिया या बाकी मुल्क 3-3% कर रहे हैं। तो इसलिए ज़ाहिर है हमें उसकी क्वालिटी भी बढ़ानी पड़ेगी फंडिंग की, और क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। सर, शुरू में ये कोरोना वायरस बच्चों पे असरअंदाज नहीं हो रहा था, लेकिन अब बच्चे भी इससे मुतासर हो रहे हैं। इसकी क्या वजह? देखें भट्टी साहब, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ी म्यूटेशन B117 है पाकिस्तान में, और उसके बाद ब्राज़ीलियन स्ट्रेन है 1-2% में, 3-4% में हमारे पास साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है Y501। बच्चों के जो मैकेनिज़्म है फेफड़ों में, जिसको आके ये वायरस ने अटैच होना है, उसको कहते हैं ACE2 रिसेप्टर्स, बच्चों के और बड़ों के, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर्स। वो रिसेप्टर्स बच्चों के बहुत कम होते हैं
और बच्चों के इल डेवलप्ड होते हैं, तो इसलिए वायरस उनको अफिनिटी नहीं कर पाती थी, लग नहीं पाती थी, क्योंकि वायरस ने साख्त बदल के अपनी ताकत बढ़ा ली है लगने की 2ACE2 रिसेप्टर, तो इसलिए बच्चों के इमैच्योर रिसेप्टर्स को भी लग रही है और बच्चे भी सीरियसली ले रहे हैं, बच्चों की जान भी जा रही है अनफॉर्चुनेटली। बच्चों में 2 किस्म की बीमारियां, एक तो वही है जो बड़ों में होती है कि वायरस गई, उसने अंदर जाके एक आंधी आ गई फेफड़े में जिसको हम साइटोकाइन स्ट्रॉम कहते हैं, नमोनिया शुरू हो गए, और दूसरा आपका क्लॉटिंग का मैकेनिज़्म दरम बरम कर दिया कि आपके क्लॉट बनने शुरू हो गए, जिसको एस्प्रिन रोकती है। जिसकी बात बच्चों में एक यही बीमारी होती है। दूसरा उनको ये होता है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, 6 से 8 हफ्ते बाद उनके हार्ट पे अटैक करती है ये वायरस। तो इसलिए बच्चों को भी, जो हमारे फ्यूचर हैं, जो हमारा असासा हैं पूरे मुल्क का, या मेरा असासा है, आपका असासा है, आपके बच्चे, उनको भी प्रोटेक्ट करना इतना ज़रूरी हो गया है। और अब हम ट्रायल भी शुरू कर रहे हैं, जो बच्चों में ट्रायल शुरू कर रहे हैं, जो नेज़ल नाक के ज़रिए वैक्सीन देने का, और इंशाल्लाह बहुत जल्द बच्चों में भी ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम आ जाएगा। तो बच्चों को हिफाजती इक़दामात के तौर पे क्या एस्प्रिन दी जा सकती है, क्या विटामिन डी दी जा सकती है, या और क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? देखिए, विटामिन डी का तो हर्ज कोई नहीं, उनका दिमाग के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए भी बेहतर है, चंद ड्रॉप्स दे दें उनको। लेकिन जहाँ तक एस्प्रिन का है, एस्प्रिन की अभी कोई स्टडी नहीं हुई बच्चों में, तो इसलिए मेरा ख्याल है बच्चों में विटामिन डी अगर आपने रेगुलरली देनी है तो किसी लैब से विटामिन डी लेवल चेक करा लें एक दफ़ा बच्चे के, जो कि आम तौर पे कम होते हैं, और उनकी रिप्लेसमेंट करें। एस्प्रिन अभी नहीं देनी चाहिए बच्चों को, अभी बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास डाटा ही नहीं है जो स्टडीज़ में हमने किया हो। डॉक्टर जावेद अकरम अपने अजीज़ दोस्त और कोरोना फ्रंटलाइन डॉक्टर ज़ियाउल्लाह शहीद के यहाँ ईद के मौके पर उनके अहले खाना से ताज़ियत के लिए गए। मिसेज़ आमना ज़ियाउल्लाह हमारी भाभी हैं, हमारे भाई थे छोटे प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल्लाह, जो कि मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन उससे भी अच्छे इंसान थे। मेरे साथ उन्होंने ट्रेनिंग की मेयो हॉस्पिटल में, किंग एडवर्ड में, और मेरे वो रजिस्ट्रार भी रहे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह शेख ज़ायद हॉस्पिटल, जो बहुत बड़ा हमारा टीचिंग हॉस्पिटल है, उसके मेडिसिन के हेड भी रहे। अल्लाह ताला ने अच्छे लोगों को शायद अपने पास जल्दी बुलाना होता है, तो वो कोरोना के मरीज़ देखते रहे, आखिर तक देखते रहे, और ख़ुद भी इस हद तक के कोरोना में मुब्तला हो गए और बहुत अनफॉर्चुनेटली सीरियस हो गए। ये सिर्फ़ इस घराने का लॉस नहीं था, हमारी भाभी का लॉस नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया का बहुत बड़ा लॉस था कि इतना काबिल आदमी, इतना शफीक इंसान, इतना अच्छा दोस्त, इतना अच्छा कोलीग, इतना अच्छा टीचर, मेडिकल टीचर हमसे जुदा हो गया। फातिहा खानी सब कर लीजिए। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना शाहिद व सग़ीरना कबीरना ज़िक्रिना व इंसाना अल्लाहुम्मा इन्ना फ़ीका आखिर अल्लाहुम्मा तहमिना अजरा व तस्ना रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति। बहुत अच्छी आपने एक रवायत डाली कि हमारे जो हीरोज़ हैं, जो सही मायनों में हीरोज़ हैं इस कोविड के, जिन्होंने इससे इस वायरस से लड़ते हुए अपनी जान, लोगों की जान बचाने के लिए दे दी, कि ये ईद हम उनके साथ कर रहे हैं, उनकी नज़र कर रहे हैं, और मैं भाभी का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें। सर, ये तो एक आलमी जंग है, और इसमें हम आज जो यहाँ ज़िंदा बैठे हुए हैं, ये ऐसे ही शुहदा के मरहून मिन्नत है। एब्सोल्युटली। भाभी, डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब के बारे में बताइए कि वो ज़ाती ज़िंदगी में कैसे इंसान थे? ज़ाती ज़िंदगी में वो एक बहुत अच्छे बेटे थे, बहुत फ़र्शनास, अपनी वालदा, अपने वालिद की बहुत ज़्यादा खिदमत करने वाले, बहन भाइयों में से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले, एक बेहतरीन शरीक हयात थे, एक बहुत शफीक वालिद थे। और ये तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी है। एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ पर्सन बहुत आइडियल थे। उनके मरीज़ अब तक उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। दोस्तों के दोस्त थे, उनके दोस्त उनके लिए बहुत गमज़दा हैं। जब कोरोना आया तो उन दिनों क्या जिम्मेदारियां थी उनकी?
वो हॉस्पिटल सुबह 9 बजे जाते थे, रात को 10-11 बजे आते थे और लंच भी उधर कभी करते थे कभी नहीं करते थे, लेकिन बहुत हिम्मत से और बहुत हौसले से। जब शुरू में पहली वेव जब बिल्कुल शुरू हुआ लास्ट ईयर मार्च में, तो सब डॉक्टर्स ने छुट्टी की, तो इन्होंने भी 10-15 दिन नहीं गए हॉस्पिटल। और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये तो ठीक बात नहीं है, कि हम लोगों को उधर होना चाहिए, कि हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की और सब कुछ लोगों के लिए हमने करना है, तो हमें सबके लिए उधर होना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने उसके बाद एक दिन भी छुट्टी नहीं की। तो एक लाजवाब इंसान थे। जिस दिन आप लोगों को पता चला कि डॉक्टर साहब में कोरोना की अलामतें नमूदार हो गई हैं, तो उस वक्त डॉक्टर साहब ने आपको क्या हिदायत दी? वो जिस दिन उनको टेस्ट पॉजिटिव आया उससे एक दिन पहले उनको बुखार फील हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं टेस्ट करवा लेता हूँ। टेस्ट का रिज़ल्ट उनका आया कि पॉजिटिव है। ये 4 नवंबर की बात है। उन्होंने उसी वक्त कहा कि मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ आइसोलेशन में, तो मेरी अम्मी को ना पता चले। लेकिन 4-5 दिन वो उनके अलामात इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी, तो वो ठीक रहे, दवाइयों पर रहे। उसके बाद फिर डॉक्टर्स जो उनके फ्रेंड्स थे पल्मोनोलॉजिस्ट, वो उनको कहते रहे कि आप एडमिट हो जाए। उन्होंने सब अपना इंतज़ाम घर में ही कर रखा था। डॉक्टर्स भी घर आके देख लेते थे, इंजेक्शन्स भी घर में लग रहे थे। तो पहला एक्सरे भी उनका ठीक आया, तो उन्होंने कहा नहीं मैं घर में ही रहूँगा, हॉस्पिटल्स में और भी इन्फेक्शंस होती हैं। और दूसरा रीज़न ये था कि वो अपनी वालदा को नहीं बताना चाह रहे थे। लेकिन फिर जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, तो जिस दिन हॉस्पिटल शिफ्ट किया उनको, उसी दिन उनको ICU में शिफ्ट कर दिया गया। मतलब वो इतने सीरियस एकदम से हो गए। और उसके बाद जब ICU में थे, तब तो हम ज़ाहिर है उससे पहले भी वो बात नहीं कर सकते थे। एक तो इस बीमारी की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप पास जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, ख्याल नहीं रख सकते। तो वो चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ और बहुत मैं रिग्रेट करती हूँ कि इनमें मैं उनकी कोई खिदमत नहीं कर सकी, बैठ नहीं सकी। और उसके बाद जब वो ICU गए 3-4 दिन के बाद उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया। तो और उसी तरह दुआओं से वो बेहतर हुए और बेड से वापस भी आए एक दिन के लिए। तो एक दिन जो बेड से वापस आए, उस पर फिर वो उन्होंने मुझे बुलाया, पहचाना, मुझे भी, बेटे को भी बुलाया। तो अल्लाह ताला उनको दर्जात उनके बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अल्लाह ताला आप सबको इस्तकामत दे, डॉक्टर साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब थे, तो ये तो अपने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान इन्होंने वायरस कैरी किया। घर में तो कोई और पेशेंट नहीं था। कोई भी मसीहा, मैं समझता हूँ, इससे बेहतर वो मौत नहीं मांग सकता कि वो किसी की जान बचाते हुए, और वो भी अपने मरीज़ की जान बचाते हुए, अपने फ़र्ज़ की को बजा लाते हुए वो जान दे दे। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसी मौत हम सबको नसीब हो, जितने भी हम डॉक्टर्स हैं, जितने भी नर्सेज़ हैं, जितने भी पैरामेडिकल हैं। कोरोना से शहीद होने वाले एक और अजीज़ दोस्त डॉक्टर कंबर अब्बास चौधरी के यहाँ गए। ईद के मौका पर उनके बड़े भाई और बच्चों से इजहार ताज़ियत किया। कमर साहब के घर पे हैं। डॉक्टर कमर हमारे टीचिंग में आई सर्जन थे म्यो हॉस्पिटल, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में। और अनफॉर्चुनेटली वो भी लुकमा अजल बन गए इसी वबा में। जैसे बहुत सारी कीमती जानें गई, ये भी एक बहुत बड़े मौलिज थे। आई में अपना बहुत बड़ा नाम था इनका अल्हम्दुलिल्लाह। और उनके भाई साहब हैं, बड़े भाई हैं अज़हर साहब जी, खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। और एहसन उनके बेटे हैं, ये अभी पढ़ रहे हैं। और उनकी बेटी हैं मरियम। तो आज इनके घर जैसे ईद का दिन है, तो तज़ियत के लिए आए हैं। तो मैं खाली दुआ पहले अगर इजाज़त हो तो। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर li हय्यिना व मय्यितना शाहिदना व ग़ाइबिना सगीरना कबीरना ज़िक्रना तौहीदा तो अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदख़िलनल जन्नत मा अबरार या अज़ीज़ या ग़फ़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने बच्चों के ऊपर दस्ते शफ़क़त रखा। आपका
आना हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है। तो आप हमारे हमदर्दी के लिए इस मौके पे आए हैं, तो इसके लिए आपके शुक्रगुजार हैं। सर ये हमारा फ़र्ज़ है जो उन्होंने हमारे लिए किया, कमर साहब ने, और बहुत सारे कीमती जानें गई। ज़ाहिर है आज हम इस काबिल उन्हीं की लोगों की कुर्बानियों की वजह से हैं। अल्लाह ताला करे कि वो आई एम श्योर के जन्नतुल फिरदौस में होंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो आपके भाई तो थे ही वो, लेकिन बतौर इंसान कैसे थे? बस एज प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशन में जाने के बाद ही वाज डेडिकेटेड मेडिकल ऑफिसर थे। और कभी उन्हें कहना कि भाई आप CSS कर लें, उन्होंने कहा नहीं भी मैं डॉक्टर ही बना था, मैंने डॉक्टरी करनी है। कभी ये ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हम बाहर जाएं, कभी बाहर की जॉब करें या पैसा कमाएं। डॉक्टर साहब हमेशा सुबह 7 बजे घर से निकलते रहे, और हमेशा मैंने नहीं उनको देखा 20-22 साल से, तो मैं हॉस्पिटल में थे इधर आई वार्ड में ही। उन्हें कोई उहदे की नहीं थी, कभी उन्होंने अप्लाई नहीं किया था कि सीनियर पोजीशन। वो कहते हैं यार मैंने मरीज़ ही चेक करने हैं, मैं अगर मेडिकल अफसर हूँ तब भी मैंने मरीज़ ही चेक करने हैं, प्रोफेसर हो जाऊँगा तब भी। कोई नहीं, FCPS बहुत पहले किया था 95-6 में, तो मगर कभी वो बस दरवेश आदमी थे, बसों पे जाते थे। 8 बजे एग्जैक्ट वार्ड में जाना और 3-3:30 बजे छुट्टी करके तो फिर ही वापस आना। डेडिकेटेड मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट थे, और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन आमीन आमीन। आपके साथ तो उनका बहुत ज़्यादा प्यार होता होगा। शाम को हम मेरे साथ ही घर है, तो बस बैठते थे, गपशप लगाते थे। आप तो उनके बाप की जगह पे थे। बस ऐसे ही अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनके बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करे इंशाअल्लाह। जब कोरोना की वबा शुरू हुई तो उन दिनों डॉक्टर साहब की रूटीन क्या थी? उन दिनों कुछ थोड़ा सा उनको रिलैक्सेशन दी थी उनके जो कोलीग वगैरह थे जूनियर, क्योंकि उनके भी घर वालों में कोई डेथ्स वगैरह हुई थी, क्योंकि वालिद साहब मेरे सबसे सीनियर थे, तो वो उनको फिर अपने वालिद की जगह ही समझते थे सारे। मरियम, जब ये कोरोना शुरू हुआ और घर वालों को तो बहुत ज़्यादा डर होता है कि खुदा न खास्ता हॉस्पिटल से कोई ऐसा वायरस कैरी ना कर लाएं, तो आप लोगों को किस किस्म के खदशात थे? क्या आप उन्हें रोकते नहीं थे? जी, हमने तो पूरी कोशिश की थी उनसे। हम कह रहे थे कि अब बस आप ले लें, छुट्टी ले लें, मुस्तकिल छुट्टी ले लें, अब आप घर ही रहें। अब जैसे तैयब ने कहा, बहुत डेडिकेटेड थे, उन्होंने नहीं सुनी और वो आखिरी वक्त तक जाते रहे। जब हॉस्पिटलाइज हुए, जब पता चल जाए कि कोरोना है, तो उस वक्त तो मिलने भी नहीं देते, वो तो बहुत तकलीफ़ दे अमल होता है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, वो आखिरी वक्त भी नहीं मिल सके थे। आपकी आखिरी मुलाकात उनसे क्या हुई थी? पैगाम दिया, कोई नसीहत की? आखिरी मुलाकात में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो उसमें हम उन्हें हॉस्पिटल ही लेकर जा रहे थे, तो वो उस वक्त उनकी कंडीशन नहीं थी कुछ भी बोलने वाली। आपके वालिद साहब कोरोना से लड़ते हुए इस जंग में शहीद हुए, तो एक शहीद की औलाद के तौर पे आप ख़ुद को कैसा महसूस करते हैं? जी, एक इत्मीनान है कि यकीनन ये दुनिया तो आजमाइश का है, यहाँ पे तो आजमाइश ही होनी है, तो अगर इंसान इस आजमाइश में कामयाब हो जाए तो उससे बेहतर तो कोई चीज़ नहीं। जो आपके वालिद साहब ने आपके लिए ख्वाब देखे थे, आप किस हद तक कामयाब होंगी उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए? उनके सबसे बड़ा ख्वाब तो यही था कि मैं और एहसन दोनों अच्छे से पढ़ लें और पढ़ लिख कर किसी एक अच्छी जगह पर फायज़ हों। तो मेरी तो पूरी कोशिश है कि मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ कर उनके ख्वाबों को पूरा कर सकूं, और उनको जहाँ भी हैं वो उनको हमें देखकर सुकून मिल सके। इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें इस मौके पर याद रखा है। तो इनकी मैनेजमेंट का और इनके प्रोड्यूसर्स का, स्टाफ का, सबका हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे दुख में शामिल हुए और हमारे साथ हमदर्दी का इज़हार किया। जज़ाकल्लाह। जैसे हमारे दूसरी जंगों के शुहदा हैं जिन्होंने वतन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसे ही इस आलमी जंग के शुहदा तो ये लोग हैं जिनकी वजह से आज हम लोग अगर यहाँ पे मौजूद हैं, तो उसके पीछे आप डॉक्टर्स तो हमारी जंग लड़ रहे हैं। देखें भट्टी साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अज़हर साहब का और एहसन और मरियम का कि उन्होंने ये मौका दिया कि हम
टाइम लिया हमें। तो ये तो मेरा ख़्याल है हमारी ड्यूटी का हिस्सा है, हमने कोई किसी पे भी ना एहसान किया है, और ये हमारे रोल मॉडल हैं और रहेंगे, और इनकी फैमिलीज़ का ज़ाहिर है, हमारा गवर्नमेंट का, तमाम लोगों का, पूरे मुआशरा पे बोझ है कि इनकी फैमिली का ख्याल करें। इनको जब भी कोई ज़रूरत हो इनफरादी तौर पे या इज्तमाही तौर पे हमें आगे बढ़ के, हम उनका शायद कमी तो पूरी ना कर सकें डॉक्टर कमर साहब की, लेकिन जो भी हम कर सकें अपने तौर पे, चाहे हम हुकूमत में हों ना भी हों, तो हमें करना चाहिए। आखिर में मैं मतलब अपील करना चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि वो ये डॉक्टर साहब का या जो भी लोग इसमें जिनकी शहादत होती है, अगर उनका पेंशन केसेस वगैरह जल्द हो जाएं तो, ताकि क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब का था, उनके पास तो कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो अगर जल्दी उनकी पेंशन वगैरह का मामला तय हो जाएंगे तो ज़रा आसानी हो जाती लाइफ। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। शुक्रिया जी। घर वापस आकर भी डॉक्टर जावेद अकरम से कोरोना से बचाव और तदारुक के तरीक़ाकार पर खुसूसी गुफ्तगू हुई। सर, जितनी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है दुनिया भर में, तो उसके बावजूद अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन के बारे में खदशात का शिकार हैं। तो ऐसे में हुकूमत को किन इक़दामात की ज़रूरत है कि इसके बारे में आगाही दी जाए? हुकूमत तो जो करेगी, लेकिन जैसे आप कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं आप, हम एक दूसरे से, और आपका माशाल्लाह प्रोग्राम और चैनल बहुत देखा जाता है, तो यही सबको करना है मिल के मिन हासिल कौम, कि देखें जब भी कोई भी चीज़ अच्छी करते हैं आप या बुरी करते हैं, तो सबसे पहले रिएक्ट करता है उस पर सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली एक बेलगाम घोड़ा है, जिस तरफ मर्ज़ी वो चल पड़े, उसको कोई ना कोई पैमरा ना कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। अनफॉर्चुनेटली जब ये हमारे दुश्मनों के हाथ में लग जाता है, चाहे वो यहूदियों की फॉर्म में है, चाहे नेक्स्ट डोर हिंदुओं की फॉर्म में है, चाहे एजेंसीज़ के पास चला जाता है, रॉ के पास या किसी के पास, तो ज़ाहिर है वो तो नहीं चाहेंगे कभी भी कि पाकिस्तान इस आफत से निकले। वो नहीं चाहेंगे कि हमारी मईशत चले, वो नहीं चाहेंगे कि हमारी फ़ौज इस तरह दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में रहे। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसको डिस्पेल करना चाहिए बड़े स्ट्रॉन्गली। हमने तकरीबन इस वक्त 50,000 लोगों की वैक्सीन मेरी यूनिवर्सिटी ख़ुद कर चुकी है, मुख्तलिफ़ वैक्सीन, कैंसाइनो से शुरू होकर ZF 2001, वॉलवैक, ये वो। किसी एक इंसान में भी जिसमें वैक्सीन लगी है उसको कोई ऐसे मुज़रफ़ नहीं असरात हुए। उसके वैक्सीन लगने के बाद 3 से 5% को हल्का सा बुखार हुआ, थोड़े से उसको जिस्म टूटा, उसने पैरासीटामोल की गोलियां खाई और ख़त्म। किसी की जान नहीं गई, किसी को ये बीमारी लगी नहीं, वैक्सीन से लग ही नहीं सकती है। ये भी वहाम है लोगों के ज़हन में कि मैं वैक्सीन लगाऊंगा तो मुझे कोरोना लग जाएगा। आप इमेजिन करें, जो आज हमें ख्वाब लगती है 2019 से पहले की ज़िंदगी, वो ज़िंदगी वापस लौट आएगी। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए, उन्होंने अपने मौलिज को दिखाया। तो इस तरह नहीं कि एक बहादुरी की कोई अलामत नहीं है कि मैंने वैक्सीन नहीं लगानी या मैंने मास्क नहीं पहना, ये हमाकत की अलामत है। ये जो सर अभी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रही थी कि रशियन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया तो वो इस नतीजे पहुँचे कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एस्प्रिन खा लें तो आप इससे बच जाएंगे। पाकिस्तान एस्प्रिन फाउंडेशन का भी सदर रह चुका हूँ और एस्प्रिन पे हम बहुत काम करते हैं। ये एक बात इस हद तक सही है कि जो लोग एस्प्रिन खाते हैं, किसी वजह से भी, दिल की बीमारी है, उनको फालज हुआ था, शुगर है, इनको खानी चाहिए। तो जो मेटा एनालिसिस हुआ, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी, यानी कि जो डाटा हमने एनालाइज़ किया, हमने नहीं किया, अमेरिका में भी हुआ है, चाइना में भी हुआ है और इज़राइल में भी हुआ है ये स्टडी। उसमें ये देखा गया है कि अगर आप एस्प्रिन खाते हैं तो ये बीमारी आपको लगने के चांस डेफिनेटली कम हो जाते हैं, क्योंकि ये आपकी वायरस की बाइंडिंग जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं उसको रोकती है। नंबर 2, अगर आप एस्प्रिन, लो डोज एस्प्रिन 75 मिलीग्राम खा रहे हैं, जो खानी चाहिए 40 साल के ऊपर लोगों को, तो आपको अगर बीमारी हो जाती है तो आपका 47% चांस है कि आप वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे। लेकिन ये कहना कि सिर्फ एक एस्प्रिन काफ़ी है, ये बिल्कुल हमाकत है। देखें, आपने अपने आप को वैक्सीनेट कराना है। अगर आप
को बीमारी हो चुकी है और आपको अल्लाह ताला ने उससे निकाल चुके हैं, फिर भी कराना है। अगर आपको बीमारी अभी नहीं हुई फिर भी कराना है। ये वैक्सीन वो हैं जो सारे अमल से गुज़र के आई हैं, जो पाकिस्तान में आई हैं। ये वो वैक्सीन नहीं हैं कि जो अभी ट्रायल्स की सूरत में फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 में से हो के फ़ेज़ 4 में अब आई हैं। तो इसलिए ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि एक आम आदमी को एस्प्रिन कितनी खा लेनी चाहिए दिन में, इसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? देखें भट्टी साहब, अगर तो आप 40 साल से ऊपर हैं तो आपको 75 मिलीग्राम काफ़ी है। अगर एक गोली? जी, एक गोली रोज़ की, जो जिसको हम बेबी एस्प्रिन कहते हैं। तो अगर आप कुछ शुगर है तो फिर आपको 150 मिलीग्राम खानी चाहिए। अगर आपको हार्ट अटैक हो चुका है और आपके स्टेंट पड़े हुए हैं फिर भी 150 मिलीग्राम खानी चाहिए, क्योंकि फिर आपकी सेकेंडरी प्रिवेंशन होगी। मैं प्राइमरी प्रिवेंशन की बात कर रहा हूँ कि आपको बीमारी कोरोना नहीं, हार्ट की बीमारी से भी बचाती है, कैंसर से भी बचाती है और आपको फालिज से भी बचाती है। ये हज़ारों बीमारियों में, दिमागी बीमारियों में भी बड़ी करामत है। सर, ये जो वैक्सीन जब हम लगवा लेते हैं तो क्या इसके बाद हम बिल्कुल मुतमईन हो जाएं कि अब कोरोना नहीं हो सकता? देखिए मोहसिन, कोई भी अभी तक वैक्सीन दुनिया में दरियाफ़्त नहीं हुई कि जो 100% मुअस्सर हो, और वैक्सीन्स की जो एफिकेसी है ओवर टाइम फॉल होती है। ये आप नहीं कह सकते कि आपने एक वैक्सीन लगा ली है तो अब आप मुबर्रा हो गए हैं। एक तो अब आज अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो उसका जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है वो आपको 4 से 5 हफ्ते बाद शुरू होगा, एंटीबॉडीज़ बनेगी न्यूट्रलाइजिंग। और अगर 2 डोज़ की है तो आपको तकरीबन 30 से 35% एक डोज़ की प्रोटेक्शन है, दूसरी प्रोटेक्शन आपको जाके कोई 75% है, 100% नहीं है। अभी इस वक्त रिकमेंडेशन यही है कि वैक्सीन लगवाएं, चाहे वो अगर सिंगल डोज़ है सिंगल डोज़ लगवाएं, 2 डोजेज़ है तो दोनों डोजेज़, लेकिन उसके बाद अपने SOPs पे काम जारी रखें, ये वो अपना ज़िंदगी का हिस्सा रखें। दूसरा ये है कि क्योंकि वायरस अपनी साख्त बदल रही है, ज़ाहिर है अगर हमने वैक्सीन बनाई हैं तो उसने भी अपने आप को बदल लिया है कि मैं इनकी वैक्सीन को नकारा कर दूं, क्योंकि ये जंग है इंसानियत और एक वायरस के दरमियान। एक बार अगर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएं बॉडी में तो उसके बाद ये कितने अरसे तक मुअस्सर रहती हैं? देखें, ये अभी कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ नहीं हैं जो बीमारी के बाद डेवलप होती हैं। वो तो IgG डेवलप होती है, वो न्यूट्रलाइजिंग नहीं होती। ये जो वैक्सीन के बाद होती हैं ये एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज़ हैं। वैक्सीन वायरस को नहीं कुछ कहती। वैक्सीन जो इसके ऊपर कांटे लगे हुए हैं, जो गोल्फ टीज़ लगी हुई हैं, उसको डिस्ट्रॉय करती हैं सिर्फ, ताकि इसकी अटैचमेंट जो बॉडी में होनी है उनके ज़रिए होनी है, उस कांटों के ज़रिए। तो अटैचमेंट नहीं हो पाएगी अगर कांटे नहीं होंगे उसमें। आप सांस के ज़रिए ले भी जाएंगे तो आपके फेफड़े में एंटर नहीं हो सकेगी। तो ये जो वैक्सीन्स हैं ये एंटी स्पाइक एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और ये एंटीबॉडीज़ कई लोगों में बहुत ज़्यादा अच्छी रिस्पॉन्स है, कईयों में बहुत मॉडरेट मिनिमम है, कई लोगों में एक ही डोज़ काफ़ी है, कईयों में ये आपके बहुत सारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। और ये कि आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या आप कॉर्टिसोन ले रहे हैं तो कम बनेगी। और दूसरा मैं ये कहूँ कि विटामिन D का बहुत रोल है इस बीमारी में। एस्प्रिन के अलावा हमने अपनी तहकीक की, स्टडीज़ की कि जो विटामिन D की कमी 80% पाकिस्तानीज़ में है, 80%। सिर्फ हम अपनी चेक नहीं करते, ना चेक कराएं क्योंकि वो महंगा टेस्ट है विटामिन D लेवल। आप 10,000 यूनिट वाली विटामिन D की कोई गोली इन दिनों में खाते रहें, उससे एक अगेन वायरस लगने का चांस कम हो जाता है। अल्लाह ने बहुत उसमें शफा डाली है। दूसरा, अगर हो गई तो आप सीरियस बीमारी से बचते हैं। सर, पाकिस्तान में हमने वैक्सीन इतना लेट क्यों बनाना शुरू की? देखें भट्टी साहब, पाकिस्तान में हम कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं बना रहे, चाहे वो इंसुलिन है, चाहे वो हेपरिन है, चाहे वो इरिथ्रोपोइटिन है गुर्दों वाली। तो वैक्सीन भी ये बायोटेक्नोलॉजी प्लांट में बननी है। बायोटेक्नोलॉजी प्लांट पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने वाला है पॉपुलेशन वाइज 2050 में। हमारे पास एक भी अभी तक बायोटेक्नोलॉजी प्लांट नहीं लगा। इंडिया ने कोई तकरीबन 300 के करीब प्लांट, 2000 प्लांट चाइना लगा चुका है। हमें ख़ुद कफ़ील होना है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में, क्योंकि फ्यूचर बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स का है। जो अभी वैक्सीन है हम बल्क में मंगवा रहे हैं, बना नहीं रहे, हम यहाँ पे उसकी फिलिंग कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। हमारे अपनी यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन क्या लेबॉर्ट्री स्केल पे 27 फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स बनाई हैं। जो गुर्दे फेलियर में एरिथ्रोपोइटिन का टीका लगता है 2000 यूनिट का, 4000 यूनिट का, जो 5000 रुपये का आता है, वो हम 500 रुपये में बना सकते हैं।
लेकिन इंडस्ट्री मैंने तो नहीं लगानी, इंडस्ट्री तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने लगानी है। वो खुश हैं रीपैकेजिंग करके, दवाइयाँ मंगवा के बड़े कंटेनर से छोटे कंटेनर में पैक की, मेड इन पाकिस्तान, ये हो रहा है। तो हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि वो इंसेंटिव दे कि अगर आप बायोटेक्नोलॉजी का प्लांट लगाएंगे इतनी टैक्स हॉलीडे, लैंड फ्री, और इनकरेज करे कि बायोटेक्नोलॉजी, हम इनखसार हमारा टोटली फार्मास्यूटिकल पूरे का, बायोटेक्नोलॉजी तो है ही है, पूरे का इनखसार है इंपोर्ट्स पे। जब डॉलर महंगा होता है तो वो महंगी हो जाती हैं, हमें खुद कफील होना पड़ेगा इसमें।